नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहा जाता है। पदबंध से छोटी इकाई को पद शब्द या पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर की छोटी इकाई को ध्वनि या फिर वर्ण कहा जाता है। अक्षर की छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि या फिर वर्ण कहते हैं। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, एवं 4 वर्ण है, जैसे र, आ, म और आ। इसमें 4 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं आगे वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। जो मानक हिंदी वर्णमाला है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 क्या है? व्यंजन है। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो है हमारे पास यहाँ 13 स्वर हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, और आहा। इस तरह 13 जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन में क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, ड और घ। ट वर्ग में क्या क्या आते हैं? ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ड, ण, ण और न। ये द्विगुण व्यंजन है, जिसमें ड और ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इ आते हैं। त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि अंतस्थ वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो य, र, ल और व जो होते हैं, य, र, ल, व, ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन में श, श, स और ह जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र जो होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल 4 व्यंजन जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विदेशों से आगत और गृहीत ध्वनियाँ। जो विदेशों से आगत है और गृहीत ध्वनियाँ, जैसे कि अरबी, अरबी, फारसी में क, ख, ग, घ, ज और फ, ये शब्द का प्रयोग जो है कम है। तथा तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण है। क्या है? तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में अ, अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में अ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है, पहला नोट, वर्णों को गणना के आधार पर 2 आधार पर की जाती है। जो वर्णों की गणना है 2 तरीके से की जाती है। जैसे उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण और लेखन के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना से ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जो आप उच्चारण से करते हैं उसको गणना की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा जो है, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें 10 स्वर, 37 व्यंजन है, 35 हिंदी के मूल व्यंजन है। 35 तो क्या है? हिंदी के मूल व्यंजन है। और 2 जो है आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन जिसमें ज और फ आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र जो है एकल व्यंजन नहीं है। ये क्या है? एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 55 है।
इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं स्वर जो वॉवेल्स क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। जैसे हमने आपको ऊपर बताया जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। जैसे उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ई, ऊ, ए, ओ और औ जो होते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से केवल कितने होते हैं? 10 ही मूल स्वर होते हैं। अब आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? पहला, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे कि बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, और आ। लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ऐसा करके कोई चिल्लाता है तो लुप्त स्वर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है, जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय इसके उच्चारण करने में हमको लगता है। दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिन स्वर में उच्चारण जीभ का अग्र भाग काम करता है, जिन स्वर के उच्चारण करने में जो हमारे जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। उसी तरह मध्य स्वर जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला हिस्सा यानी बीच वाला हिस्सा काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। जैसे कि आ। पश्च स्वर जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है, उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। जैसे बड़ा आ, उ, बड़ू उ, ओ, और आ, ये हमारे क्या है? पश्च स्वर कहलाते हैं। मुख द्वारा विवर मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जैसे ओपन मतलब विवृत जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार द्वारा पूरा खुलता है, मुख द्वार द्वारा खुलता है, जैसे कि आ। और दूसरा जो है अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ए, ओ और आ, इनके उच्चारण करने में हमारा मुख जो है आधा खुलता है। उसी तरह अर्ध संवृत्त हाफ क्लोज जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, इनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार क्या है? आधा बंद रहता है। अब संवृत्त जो क्लोज्ड है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, इन्हें क्या कहते हैं? हम संवृत्त या क्लोज स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ। अब देखते हैं कि यहाँ पर डायग्राम दिया है जिसमें हमारे नाक से, हमारे दांत से, जीभ से, होंठ से किस तरह के स्वर जो हैं काम करते हैं। जैसे कि नासिका या नासिक से कौन कौन से स्वर निकलते हैं? आ, ड, इया, ड़, न और म, ये हमारे नासिक से निकलते हैं। दंत मूल से क्या क्या निकलते हैं? रा और ल जो होते हैं हमारे दंत मूल से निकलते हैं। दंतव्य से क्या निकलते हैं? दंत से त वर्ग जो हमने आपको ऊपर बताया था वही त वर्ग है। और सा ये हमारे दांत से निकलते हैं। दंत प्लस ओठ से वह जो होते हैं ये हमारे दांत और ओठ से निकलने वाले स्वर होते हैं। इसी तरह ओष्ठ उ और प वर्ग ये जो होते हैं, प वर्ग मतलब दोस्तों आपको जो ऊपर बताया गया है वही ये प वर्ग है। तो ओठ से हमारे उ और
प वर्ग की ध्वनि निकलती है। ओठ प्लस कंठ से, ओठ प्लस कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? ओ, औ और आ जो होते हैं ओठ से निकलते हैं। इसी तरह मूर्धा, मूर्धा मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे ऋषि, ट वर्ग और श, ट वर्ग जो हमने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था। तालु, तालु या तालवे से क्या क्या निकलते हैं स्वर? ई, बड़ी ई और च वर्ग, या और सा जो होते हैं ये हमारे तालु से निकलते हैं। कंठ प्लस तालु से क्या क्या निकलते हैं स्वर? ए और ए जो है कंठ और तालु से निकलते हैं। कंठ से कौन कौन से जो है ध्वनि निकलते हैं? आ, बड़ा आ, आहा, क वर्ग और ह जो होते हैं हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ होती है। चौथा जो है दोस्तों, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। जैसे आवृत्तमुखी, जिन स्वर के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होती, जिन स्वर के उच्चारण करने में हमारे मुख जो है वो गोलाकार नहीं होती, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ए। आप खुद उच्चारण करके देखिएगा, इनके उच्चारण करने में हमारा मुख जो होता है गोलाकार नहीं होता। दूसरा जो है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार हो जाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। इनके उच्चारण करने से आपका मुख जो होगा उसकी ओठ जो होगी वृत्ताकार हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आपके वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। इस तरह दोस्तों ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।